ITI इलेक्ट्रिकल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का थ्योरी का जो DC जनरेटर चैप्टर है उससे जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका मैं सॉल्यूशन जो है आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और यह जो है निमी का क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों का जो CBT एग्ज़ाम होता है उसमें निमी से क्वेश्चन आता है। तो मैं निमी क्वेश्चन सेट से जो है यह क्वेश्चन लिया हूँ और इसको जो है आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग यदि मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि ITI से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल वीडियो हो, जो भी नोटिफिकेशन हो, वो सारा चीज़ जो है आप लोगों को पहले मिल जाए। तो चलिए आपको जो है एक एक क्वेश्चन करके डिटेल से हम समझाते हैं। यह देखिए, यह आपका पहला क्वेश्चन है और यह पहला क्वेश्चन जो है आपका देखिए एक फिगर है दिया हुआ। इस फिगर में जो है पूछ रहा है कि DC जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। सबसे पहले यह जानकारी ले लीजिए कि जो यह फिगर दिया हुआ है, यह जो फिगर है, इस फिगर का नाम क्या है। तो इसको जो है कम्यूटेटर बोलते हैं। इस फिगर को कम्यूटेटर बोलते हैं। तो यह जो है आपका कम्यूटेटर का फिगर हो गया। अब इसमें जो है आपको देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है। तो सभी ऑप्शन के बारे में आप जानकारी रखिए। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, जो याद करने वाला होता है उसको याद कीजिए और जो समझने वाला क्वेश्चन है उसको समझ करके याद रखिए। तो ऑप्शन से ही जो है आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। जैसे देखिए आपका इसका पहला ऑप्शन है आर्मेचर कोर। तो यह जो है सबसे पहले नंबर, जब आपका यह कम्यूटेटर है और आर्मेचर दोनों 2 पार्ट्स हैं, तो आपका यह आर्मेचर कोर तो होगा ही नहीं। तो आर्मेचर कोर इसका आंसर नहीं है। दूसरा है ब्रश। तो ब्रश और कम्यूटेटर जो है 2 पार्ट्स हैं। जो ब्रश जो है यहाँ पर में आपका कम्यूटेटर के ऊपर में जो है टच करता है, तो उसको जो है ब्रश बोलते हैं। इसका मतलब यह जो है ब्रश भी नहीं है, यह भी आपका जो है रॉन्ग आंसर है। उसके बाद है आपका सी को हम बाद में देखेंगे, डी पहले देख लेते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट। तो कम्यूटेटर सेगमेंट 2 इसमें आंसर है, सी और डी, जिसमें कम्यूटेटर से संबंधित है। तो ए और बी तो ऑलरेडी पहले छट गया, अब बच गया सी और डी। सी डी में आप लोग देखिए कि एक है कम्यूटेटर सेगमेंट और एक है कम्यूटेटराइजर। तो कम्यूटेटर सेगमेंट जो होता है, जो आपका यह जो है ये पीस बाय पीस करके जो है एक एक भाग है, इसको जो है बोला जाता है कम्यूटेटर सेगमेंट। और ये ऊपर वाला भाग है जहाँ पर में हर एक वाइंडिंग का जो है कनेक्शन ला कर के यहाँ पर में जो है सोल्डिंग किया जाता है। तो इस भाग को जो है, ऊपर वाले भाग को जो ये जो देख रहे हैं, इसको बोला जाता है आपको राइजर। तो आपका इसमें डी आंसर नहीं हुआ, आपका जो है सही आंसर है वो सी आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया सी, कम्यूटेटर राइजर। कम्यूटेटर राइजर जो है इसका पार्ट्स का जो है नाम है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। यह देखिए आपका जो है दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है जनरेटर का नाम क्या है। जो ये DC जनरेटर का जो फिगर दिखाया हुआ है, इस फिगर का जो है से हमको पता करना है कि यह जो है किस टाइप का जनरेटर है। तो इसमें जो है देखिए आपको सबसे पहले 2 चीज़ इसमें ढूंढना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है आपका जो 4 ऑप्शन है, उसमें से देखिए आपको 2 ऑप्शन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कम्युलेटिव और 2 में लिखा हुआ है यहाँ पर में डिफरेंशियल। तो सबसे पहले ये जानकारी ले लीजिए कि कम्युलेटिव और डिफरेंशियल जो है किसको कहेंगे हम। जैसे देखिए आप देखिए यहाँ पर में एक में जो है तीर का निशान जो है इधर से दिया हुआ है और दूसरा फील्ड वाइंडिंग में तीर का निशान जो है इधर से दिया हुआ है। तो दोनों का डायरेक्शन जो है अपोजिट है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल। और दोनों का अगर जो है सेम डायरेक्शन रहता, अगर एरो का निशान दोनों में जो है सेम रहता, तो उसको बोलते हैं हम लोग जो है कम्युलेटिव। तो इसका मतलब यह हो गया कि दोनों में जब अपोजिट डायरेक्शन है तो कम्युलेटिव तो जो है होगा नहीं। तो आपका सी और डी आंसर जो है होगा ही नहीं। तो आपका बच गया ए और बी आंसर। तो ए बी में जो है देखिए अब आपको यहाँ पर में ढूंढना है, एक में है लॉन्ग शंट, एक में है शॉर्ट शंट। तो देखिए शॉर्ट शंट का जो है लंबाई जो है इसमें अगर जो है दोनों ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो उस कंडीशन में देखिए इसको और इसको अगर आप जो है दोनों को देखिएगा तो दोनों ऐड करके आपका जो है लंबा हो जाता है शंट। तो इसलिए इसको बोला जाता है लॉन्ग शंट। तो इसका आपको जो है शॉर्ट शंट नहीं होगा, आपका लॉन्ग शंट जो है ए आंसर सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा वो ए आंसर होगा। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3 का। देखिए 3 में है कि DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। आपको देखिए इसमें डायरेक्शन जो है मालूम करना है। तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए आपके पास में देखिए कौन कौन सा नियम है। तो सबसे पहले तो इसमें देखिए आपका ए और बी आंसर नहीं होगा। ए और बी जो है क्योंकि आपका कॉर्क स्क्रू रूल जो है और राइट हैंड पाम रूल जो है ये आपका जो है मैग्नेट चैप्टर का है। और इसमें जो है आप इसका जो है EMF का डायरेक्शन इससे जो है ज्ञात नहीं होता है।
तो ईएमएफ का डायरेक्शन ज्ञात होने के लिए अब देखिए यहाँ पर में दो नियम है, एक फ्लेमिंग का जो है राइट हैंड रूल है और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। ये दो रूल है, तो इन दोनों रूल में से ही एक रूल होगा। तो जिसमें से आपका जो है जो डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर में चूंकि ईएमएफ इंड्यूस होता है तो ईएमएफ का डायरेक्शन हमको ज्ञात करने का जरूरत पड़ता है। तो मोटर में जो है आपका लेफ्ट हैंड रूल का यूज होता है और जनरेटर में जो है राइट हैंड रूल का यूज होता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ चूंकि ये डीसी जनरेटर है और ईएमएफ का दिशा ज्ञात करना है, तो यहाँ पर में आपका जो है यह सी आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा डी सही। यह डी जो है डी सही आंसर है। तो इसका सही आंसर हो गया आपका डी, राइट हैंड रूल। जब भी आपको डीसी जनरेटर से रहे तो समझ जाइए डीसी जनरेटर में जो है राइट हैंड रूल का यूज होता है और मोटर रहे तो मोटर में जो है लेफ्ट हैंड रूल का यूज होता है। तो सही आंसर हो गया आपका डी। इसका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, देखिए व्हिच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए डीसी जनरेटर में आपको ये जानकारी रखना पड़ेगा कि डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ जनरेट होता है उसके लिए क्या क्या चीज़ का आवश्यकता होता है। तो आपको उसके लिए जो है फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स की आवश्यकता होगा। उसके बाद आपको उसमें जो है कंडक्टर चाहिए, चालक, जिसको कि हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, तो कंडक्टर हो गया। और उसके बाद वह जो है उसको जब तक हम घुमाएंगे नहीं तब तक के ईएमएफ उत्पन्न होगा नहीं, तो उसको स्पीड चाहिए, तो स्पीड को जो है हम लोग एन से सूचित करते हैं। और उसके बाद उसमें जो है हमको पोल की संख्या चाहिए, क्योंकि जनरेटर है बिना जो है पोल का जो है संभव नहीं है, तो इसमें पी भी चाहिए हमको। तो ये हमको देखना है ये 4 चीज़ फाई जेड एंड पी, ये चारों चीज़ से मिला करके ही हमको जो है ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो देखिए यहाँ जो भी ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन में, देखिए सबसे पहले ए में है फाई जेड एन दिया हुआ है, तो 3 ही चीज़ इसमें दिया हुआ है। इसका मतलब जो है ए आंसर आपका नहीं होगा। अब देखिए बी में देखिए फाई जेड एंड पी है दिया हुआ, लेकिन इसका जो है ऐसे आपको यह फार्मूला चूँकि याद रखना पड़ेगा, ये ईएमएफ जनरेट करने का जो है फार्मूला निकाला जाता है। ये कैलकुलेशन है, आप अगर थ्योरी पढ़े होंगे तो वहाँ पर में आप इसको डिटेल से पढ़े होंगे। तो इसमें जो है आपका सही आंसर जो होगा फाई जेड एन पी बाई 60A। आपका जो है सी में जो आंसर है यह आंसर आपका सही आंसर है, फाई जेड एन पी बाई 60A, जिसमें आपका फाई जो है फ्लक्स हो गया, जेड जो है चालक की संख्या हो गया, एन जो है स्पीड हो गया, पी नंबर ऑफ पोल्स हो गया और ए जो है उसमें जो है समानांतर पथ की संख्या हो गया। तो यह जो है आपका सही आंसर है। क्योंकि यहाँ डी में जो आंसर दिया हुआ है वो फाई नीचे में है, तो फ्लक्स का जो है वो विलोमानुपाती हो जाएगा, तो ये आंसर जो है डी भी आंसर नहीं होगा सही। और बी में जो आंसर दिया हुआ है देखिए उसमें क्या कर दिया गया है कि ए जो है ऊपर में कर दिया गया है, तो यह भी आंसर जो है आपका नहीं होगा। पी जो है नीचे में कर दिया गया है, इसके लिए यह भी जो है रॉन्ग आंसर है। तो आपका सही आंसर जो है सी हुआ। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी। आपको याद रखना पड़ेगा, यह फार्मूला याद रखिए। इस फार्मूला पर मैं कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे सकता है, वो भी आपको सोल्यूशन होगा। उसके बाद चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर। देखिए इसमें जो है एक दूसरा फार्मूला दे दिया है आपको, जो है जो अभी पीछे जो है हम लोग जनरेटर का जो ईएमएफ का जो है फार्मूला देखे थे, वही फार्मूला जो है बैक ईएमएफ का भी होता है, केवल उसमें जो है ई के जगह पर माइनस ई हो जाता है। तो उस टाइप का अगर अभी दिया हुआ रहे तो उसमें से भी जो है आप लोग वैसा भी याद रखिए। और ये देखिए यहाँ पर में दूसरे टाइप का ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर में देखिए क्या क्या है। एक चीज़ यह जान लीजिए कि ई बी जो है यह आपका बैक ईएमएफ है, और दूसरा आपके पास में है भी मतलब हो गया वोल्टेज। तो जो आप जो है अप्लाइड वोल्टेज, जो इसको जो है मोटर को जो है आप सप्लाई देते हैं, उस वोल्टेज को हम लोग भी से सूचित करते हैं, वो अप्लाइड वोल्टेज होता है। और ई बी जो है वो बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो हमेशा जो है आपका बैक ईएमएफ जो है वो जो है कम होगा वोल्टेज से। बैक ईएमएफ क्या होगा? कम होगा वोल्टेज से। तो इसमें देखिए क्यों कम होता है, तो चूँकि आर्मेचर लगा हुआ है, आर्मेचर के अंदर में जो है आपका रेजिस्टेंस होता है, तो उस आर्मेचर में जो है आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है, जो कि हम लोग IA इंटू RA, आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको IA इंटू RA से जो है हम लोग सूचित करते हैं। देखिए आपका यहाँ पर में जो है इसका C में देखिए एक फार्मूला दिया गया है EB बराबर V माइनस IARA। तो जो बैक ईएमएफ जो होगा वह हमेशा जो है जो अप्लाइड वोल्टेज होगा उसमें से, और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा आर्मेचर के अंदर में, उसको हम घटा देंगे
तो जो है यह जो है आपका EB के बराबर हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, यह जो है फार्मूला को याद रखिए, इससे जो है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बनेगा और इसका सही आंसर जो है आपका C होगा। यह जो है आपका DC मोटर में एप्लीकेबल होता है और चूंकि यह DC जनरेटर चैप्टर का था, लेकिन इसमें जो है एक क्वेश्चन जो है DC मोटर का भी दे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग जो है याद रखिए, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार बार जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देता है। देखिए 6 नंबर में कि DC जनरेटर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो सबसे पहले इस फिगर के बारे में आप जानिए कि यह जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर का नाम क्या है। ये जो फिगर है, इस पूरे यूनिट का नाम हो गया आपका क्या, फील्ड पोल। यह जो है आपका यह फील्ड पोल है। अब फील्ड पोल में जो है देखिए ऑप्शन यहाँ पर में दिया हुआ है क्या क्या, पोल टिप। पोल टिप, पोल के आगे वाले भाग को जो है हम लोग पोल टिप बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर में जो है इस भाग को जो है पोल टिप बोला नहीं जाता है, इसके लिए यह सही आंसर नहीं है। बी में देखिए आपका पोल क्वाइल है। तो इसमें जो है पोल के ऊपर में जो है आपका क्वाइल का जो वाइंडिंग होता है इसमें, तो अगर ये वाइंडिंग रहता तो इसको जो है आप बोलते कि जो है क्वाइल है। तो यहाँ पर वाइंडिंग है नहीं, तो ये क्वाइल जो है आपका नहीं होगा आंसर। उसके बाद पोल कोर, तो यह जो है पोल का जो है देखते हैं, यह जो एक एक भाग होता है, एक एक जो है पतला पतला, ये इस भाग को जो है आपको कोर कहा जाता है। तो यह भी जो है आपका स्पेशली उसको नहीं पूछ रहा है, यह पूरे इस यूनिट के बारे में पूछ रहा है। तो आपका सही आंसर जो है इसमें पोल शू, जो ये आगे वाला भाग है, इस भाग को बोला जाता है पोल शू। तो सही आंसर है आपका डी, पोल शू, इसका नाम है पोल शू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ पर में कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द DC जनरेटर। DC जनरेटर का नाम क्या है, जो यह फिगर में दिया हुआ है, इस फिगर से आपको पता करना है कि DC जनरेटर का नाम क्या है। अब देखिए यहाँ पर में आप गौर कीजिए कि इस फिगर में जो यह देखिए, ये नीचे जो है आपका आर्मेचर है और यह इस लाइन में आपका जो है फील्ड है, और आर्मेचर और फील्ड का जो है कोई संपर्क नहीं है। और यह भी फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग को देखिए अलग से DC सप्लाई सोर्स से जो है सप्लाई दिया गया है, एक मेन स्विच लगा करके, और एक यहाँ पर में सप्लाई इसको अलग से दिया गया है। तो जब भी जो है अलग से सप्लाई दिया जाता है फील्ड वाइंडिंग को, तो उसको जो है बोला जाता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। क्योंकि यह फील्ड को जो है एक्साइटेशन करने के लिए हमको जो है कोई ना कोई सोर्स चाहिए। अगर या तो परमानेंट मैग्नेट चाहिए, तो परमानेंट मैग्नेट रहेगा तो उसको जो है DC सप्लाई अलग से देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उस टाइप का है नहीं। अगर वैसा रहता तो आप इसमें जो है दे सकते थे दूसरा टाइप का, लेकिन यहाँ पर में चूँकि फील्ड को डायरेक्ट अलग DC सप्लाई से दिया गया है सप्लाई, इसलिए जो है इसको आप डायरेक्ट आंसर डी दीजिए। इसमें सीधा आपका जो है आंसर इसका डी हो गया, सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर। क्योंकि फील्ड को अलग से एक्साइटेशन के लिए DC सप्लाई दिया गया है, इसलिए यह कहलाएगा आपका सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर। तो सही आंसर हो गया आपका डी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए व्हिच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। देखिए जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यह जो है सबसे आसान क्वेश्चन है। इसको जो है सीधा आप एक लाइन में जो है आपका देखिए डी आंसर है, और यह डी आंसर जो है आपका मैकेनिकल यांत्रिक, क्योंकि DC जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यह आपका डिफिनीशन ही है। तो इसका सही आंसर जो है आपका डी है। इसमें हीट से कोई लेना देना नहीं है, हीट एनर्जी को नहीं कन्वर्ट करता है, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगा और केमिकल एनर्जी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ DC जनरेटर फील्ड। DC जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। यहाँ पर में देखिए आपको जो मेन चीज़ समझना क्या है, इसमें देखिए यह जो है आपका पोल शू है, पोल है, यह फील्ड वाइंडिंग का जो है यह पोल है। तो जो फील्ड वाइंडिंग किया हुआ है, इस फील्ड वाइंडिंग में देखिए यहाँ पर में ऊपर में एक वाइंडिंग है और नीचे में दूसरा वाइंडिंग है, तो 2 वाइंडिंग किया हुआ है। तो ये दोनों वाइंडिंग जो है, दोनों वाइंडिंग में आप देखिए करंट का डायरेक्शन देखिए, आप देखिए कि इधर तरफ से करंट जो है ऊपर में इसमें जो है इन किया है, और देखिए इधर से जो है आपका ये करंट आउट किया है। फिर दूसरा में भी वाइंडिंग में भी देखिए यह करंट इधर से इन किया है और देखिए इधर से आउट किया है। तो दोनों में जो है करंट का डायरेक्शन एक ही है। तो इससे पहले भी हम क्वेश्चन में डिस्कशन कर चुके हैं कि जब दोनों करंट का डायरेक्शन एक ही हो तो उस कंडीशन में वह जो है हमारा कम्युलेटिव होता है, और अगर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो
तो वह जो है डिफरेंशियल होता है। तो यहाँ पर में दोनों का डायरेक्शन एक ही है, इसलिए आपका सही आंसर जो है डी होगा, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। सही आंसर जो है आपका डी होगा, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का जो है सिद्धांत क्या है, डीसी जनरेटर जो है किस सिद्धांत पर में कार्य करता है। यह भी आपका जो है मेन क्वेश्चन है, यह बहुत सारे जो है कंपटीशन में भी जो है एग्जाम में जो है पूछता है क्वेश्चन, वहाँ पर में भी हम देखे हैं। आपको दिया हुआ है कॉर्क स्क्रू रूल, कॉर्क स्क्रू रूल इसका आंसर नहीं होगा। आपका दिया हुआ है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी नहीं होगा और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी नहीं होगा। ये सब रूल जो है आपको जो है उसका डायरेक्शन ज्ञात करना है, करंट का दिशा है, फील्ड का दिशा है, वो सब चीज़ के लिए जो है वो सब यूज होता है, तो इस नहीं होगा। यहाँ पर आपका सही आंसर है कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे का जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत जो है, इसी सिद्धांत पर में जो है आपका, इसी नियम पर में आपका जो है डीसी जनरेटर कार्य करता है। जिस नियम में जो है आप लोग पढ़े हैं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में जब किसी कंडक्टर को मूव कराया जाता है तो उस कंडक्टर में जो है आपका ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर जो है आपका डी है, यह याद रखिए, यह मेन क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आप चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फार्मूला फॉर डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। तो इसमें जो है देखिए, जब भी आपका जनरेटर जो है वह ईएमएफ उत्पन्न करता है तो वह जो है आपका एसी प्रवृत्ति का होता है, डीसी प्रवृत्ति का नहीं होता है। तो जब एसी प्रवृत्ति का होता है तो एसी का जानते हैं कि आपका साइन वेव में जो है ये चलता है। तो सबसे पहले यह इसमें देख लीजिए कि आपका डी ऑप्शन में जो है यहाँ पर देखिए कॉस दिया हुआ है, तो डी आंसर जो है पहले ही नहीं होगा आपका, क्योंकि साइन वेव में होता है। तो यहाँ पर मैं आपको देखिए ए भी आंसर नहीं होगा। अब बच गया दो आपके पास में, आप ऐसे भी जो है छांट सकते हैं। ऐसे आपको यह फार्मूला याद रखना है, यह फार्मूला ऐसे होता है बी एल वी साइन थीटा। यह सही आंसर जो है आपका सी आंसर है, बी एल वी साइन थीटा। और बी में आपका जो आंसर दिया हुआ है बी एल साइन थीटा, इसमें भी नहीं दिया हुआ है, इस कारण से जो है यह आंसर नहीं होगा। तो आपका सही एग्जैक्ट आंसर जो है आपका सी आंसर है, याद रखिए। इसका फार्मूला है बी एल वी साइन थीटा, सही आंसर आपका सी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच रूल इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज करते हैं, इसको याद रखिए। आपका सही आंसर है डी, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड का जो है डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 में, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। तो डीसी जनरेटर का यह जो है आपका बॉडी है, यह पूरा भाग जो है इसको योक या बॉडी कहते हैं। तो आपका सही आंसर जो है डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग ऑफ ए 4 पोल डीसी जनरेटर। 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं। तो देखिए, डुप्लेक्स दिया हुआ है और 4 पोल है, तो सीधा 4 × 2 यानी कि जो है 8। आपका सही आंसर जो है सी इसका जो है सही आंसर होगा। 8 जो है इसमें आपका जो है समानांतर रास्ता होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर में, नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। जनरेटर के भाग का नाम बताइए। तो यह देखिए, इसमें जो है दिया हुआ है आपका 4 ऑप्शन, साइड एंड प्लेट्स। जो साइड और या एंड का प्लेट होता है, तो यह जो है साइड और एंड का कोई प्लेट नहीं है, क्योंकि प्लेट रहता है तो उसमें जो है कवर में जो है कहीं पर में होल वगैरह नहीं रहता है। पोल शू लेमिनेशन, पोल शू जो है आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि पोल शू किसको कहते हैं, तो यह पोल शू भी जो है नहीं है। कम्यूटेटर सेगमेंट जो आप कम्यूटेटर का फिगर देखे थे उसमें सेगमेंट था, तो यह जो है आपका कम्यूटेटर सेगमेंट भी नहीं है। तो आपका यह जो है आर्मेचर कोर लेमिनेशन, सही आंसर जो है आपका डी, आर्मेचर कोर लेमिनेशन, इसका डी सही आंसर है। जब भी देखिए आर्मेचर का कोर होता है, यहाँ पर में आप देखिए बीच बीच में जो है ये होल दिया हुआ है, ये होल। तो आर्मेचर का जो है ये बीच में जो है सॉफ्ट के लिए दिया हुआ है, साफ्ट के लिए, तो यह साफ्ट पर में फिट हो जाता है। और यह होल जो है दिया हुआ रहता है, ये होल से जो है एयर जो है का सर्कुलेशन जाता है, इसका वेट भी कम होता है और हवा इससे प्रवेश करता है, जिससे इसका कूलिंग होते रहता है। तो यह जो है आपका आर्मेचर का जो है
कोर हो गया, या ऊपर ऊपर जो देख रहे हैं ये सारा जो है कोर है, इसमें स्लॉट बना हुआ है और इसमें जो है आपका वाइंडिंग किया जाता है। तो यह पीस बाय पीस में रहता है, इसको सभी को असेंबल करके एक जो है पूरा आर्मेचर का निर्माण किया जाता है। तो यह आपका सही आंसर हो गया डी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे कनेक्ट किया जाता है। देखिए इंटरपोल का जो है वाइंडिंग जो है आपका दो मेन पोल के बीच में किया जाता है, जिसको कि है आपको इंटरपोल वाइंडिंग कहते हैं। और इंटरपोल वाइंडिंग जो है आर्मेचर के सीरीज में लगाया जाता है। इंटरपोल वाइंडिंग जो है आर्मेचर के सीरीज में लगाया जाता है, ये आपका सही आंसर है। इसको याद रखना पड़ेगा कि आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में हम जो है इंटरपोल वाइंडिंग का जो है यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 17 में है कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। आपका डीसी जनरेटर में एक होता है कि परमानेंट मैग्नेट टाइप, और एक होता है सेल्फ एक्साइटेड, और एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड। तो सेल्फ एक्साइटेड जो भी डीसी जनरेटर होगा उसमें जो है आपको रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का जो है अवशिष्ट चुंबकत्व का जो है आवश्यकता पड़ता है। तो अवशिष्ट चुंबकत्व जब तक के नहीं रहेगा उसमें, तब तक के कोई भी सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर जो है वोल्टेज का निर्माण नहीं करेगा। तो वोल्टेज का निर्माण करने के लिए कुछ ना कुछ जो है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का होना आवश्यकता है, जो कि थोड़ी मात्रा में वोल्टेज को जनरेट करता है, और वह जो है फिर घूमने के बाद जो है और वोल्टेज जो है बढ़ जाता है, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका बढ़ जाता है, तो डीसी सप्लाई उसको मिलता है और वह जो है उसका वोल्टेज जनरेट करने लगता है। तो आपका सही आंसर जो है इसमें हो गया वोल्टेज का निर्माण करने। सही आंसर आपका जो है ए है, इसका ए आंसर होगा। आपका देखिए बी, सी और डी में जो दिया हुआ है रिड्यूस द फील्ड करंट, फील्ड करंट को कम करने के लिए, उससे जो है कोई ये नहीं है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म से, इसलिए बी आंसर जो है नहीं होगा। रिड्यूस आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट भी ये भी आंसर नहीं होगा। मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट करना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का काम नहीं है। तो सही आंसर आपका जो है ए है। उसके बाद देखिए 18 में है व्हाट आर द 2 पॉइंट्स दैट द ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजर्ड इन डीसी मशीन। डीसी मशीन में वे कौन से दो बिंदु है जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। देखिए डीसी जनरेटर में जो है आपका जो कम्यूटेटर लगा हुआ रहता है, ठीक है, और कम्यूटेटर के ऊपर से जो है आपका जो है ब्रश लगता है दोनों साइड से। अगर 2 भी रहता है, 4 भी हो सकता है, अलग अलग जो है सेट में। तो यह जो है साइड से जो आपका जो है ब्रश रहता है लगा हुआ, तो यह ब्रश का जो है आपका कॉन्टैक्ट जो है, देखिए इस ब्रश का जो है आपका कॉन्टैक्ट किसके साथ में हो रहा है, आपका ये कम्यूटेटर के साथ में हो रहा है। तो कम्यूटेटर के साथ में ब्रश, यहाँ पर में देखिए आप ऑप्शन पे आइए पहले, रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट ब्रशेस, विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, दोनों ब्रश के जो है देखिए विपरीत मतलब हो गया दोनों साइड में जो ब्रश है उसके बीच का प्रतिरोध। तो हम दोनों ब्रश में अगर जो है हम टच करेंगे तो हमारा जो है दोनों ब्रश के बीच का, ये आपका सही आंसर जो है नहीं है। उसके बाद है ब्रश और कम्यूटेटराइजर के बीच में, आपको हम पिछले क्वेश्चन में भी समझाए कम्यूटेटराइजर किसको कहते हैं, और ब्रश और कम्यूटेटराइजर के बीच का जो है प्रतिरोध से जो है ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जो है वो नहीं मिलेगा। यह भी जो है नहीं, देखिए क्वेश्चन से स्पष्ट होता है ब्रश कॉन्टैक्ट, ब्रश का संपर्क, तो ब्रश का संपर्क कम्यूटेटर से है। तो जब भी जो है हम अगर दोनों के कॉन्टैक्ट का रेजिस्टेंस हमको मापना है तो ब्रश और कम्यूटेटर के बीच जो है हम प्रतिरोध मापेंगे, तभी हमारा सही जो है उसका रेजिस्टेंस निकलेगा। तो आपका सी आंसर जो है रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध। तो ये सही आंसर जो है आपका सी आंसर है। इसी में जो है आप कम्यूटेटर और ब्रश के बीच का जो है प्रतिरोध अगर आप मापते हैं तो आपका जो है यह सही ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। और डी में जो है आपका ये भी गलत है, क्योंकि ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर का प्रतिरोध जो है आर्मेचर से हमको और ब्रश के बीच में मापेंगे तो आर्मेचर का भी हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पर केवल हमको पूछ रहा है ब्रश का और जो है हमारा कम्यूटेटर का, मतलब दोनों कॉन्टैक्ट संपर्क। तो सही आंसर जो है आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 में व्हिच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेटेड इन द पोर्शन मार्क्ड एज एक्स। किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। देखिए यहाँ पर मैं आपको जो दिया गया है कि
पहला है देखिए यहाँ पर में दो है, देखिए एक ये तो जो है आपका मैक्सिमम जो ये उत्पन्न हो सकता था वो है। दूसरा है जो यह ड्रॉप हुआ है, 2 ड्रॉप हुआ है। तो जो फर्स्ट ड्रॉप जो एक्स से डिनोट किया गया है, यह एक्स जो है जो आर्मेचर रिएक्शन होता है, उस आर्मेचर रिएक्शन के कारण से जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है वह जो है सबसे आपका ऊपर वाला ग्राफ में दिखाया जाता है। तो आपका सही आंसर जो है इसमें सी होगा, आर्मेचर जो है रिएक्शन ड्रॉप, सी आंसर इसको याद रखिए आप। एक्स से जो डिनोट किया गया है वह जो है आपका आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है। आर्मेचर रिएक्शन के कारण से जो है यह हर एक जो है डीसी जनरेटर में जो है यह वोल्टेज ड्रॉप होता है और यह आर्मेचर रिएक्शन के कारण से होता है। जो आपका जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे जो है आप ये बढ़ते चला जाता। नेक्स्ट है आपका देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर। देखिए कंपाउंड जनरेटर का क्या नाम होगा जब शंट फील्ड आर्मेचर के समानांतर में जुड़ा हुआ हो। शंट फील्ड जो है आर्मेचर के समानांतर में जुड़ा हुआ हो। जब भी हम जो है आर्मेचर को, यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के पैरेलल में हम जोड़ते हैं तो वह कहलाता है हमारा शॉर्ट शंट जो है कंपाउंड जनरेटर। तो इसका सही आंसर जो है आपका डी है, याद रखिए इसको शॉर्ट शंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई द आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को लैमिनेटेड किया जाता है, पटलित किया जाता है। यहाँ पर मैं देखिए रिड्यूस द कॉपर लॉस। जब यहाँ कोर की बात है तो कोर में जो है कॉपर लॉस नहीं होता है। जब भी जो है कॉपर लॉस होगा तो वो हमारा आर्मेचर में होता है। तो आपका जो है ए आंसर जो है गलत है, क्योंकि वाइंडिंग तो है नहीं, तो वाइंडिंग है नहीं तो कॉपर लॉस होगा नहीं। तो ये जो है ए गलत आंसर हो गया। उसके बाद देखिए रिड्यूस दी फ्रिक्शन लॉस, घर्षण लॉस। देखिए जब यहाँ पर में कोई मूवेबल पार्ट्स नहीं है, जो घूमने वाला भाग नहीं है, चूँकि आर्मेचर कोर का चर्चा कर रहा है तो आर्मेचर कोर जो है यह जो है आपका बी आंसर सही नहीं है। रिड्यूस दी हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस जो है वो मटेरियल के ऊपर में डिपेंड करता है, तो यह भी जो है आपका आंसर सही नहीं है। उसके बाद देखिए रिड्यूस दी एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस जो है उसको कम करने के लिए आपको जो है डीसी जनरेटर में एडी करंट लॉस को कम करने के लिए कोर को जो है पीस बाय पीस में जो है बनाया जाता है। जितना भी जो है वो एक ठोस रूप में नहीं रहता है, पूरा पीस बाय पीस में रहता है। 0.5 mm का जो है एक एक पीस रहता है और उसको सभी को टच करके एक पूरा जो है आर्मेचर कोर का निर्माण किया जाता है। तो यह जो है पीस बाय पीस कर देने से इसका एडी करंट लॉस जो है आपका कम हो जाता है। अगर आपका यह पूरा जो है एक ठोस रूप में अगर रहता तो उस कंडीशन में जो है आपका एडी करंट लॉस जो है ज़्यादा होगा, वह हीट के रूप में जो है उत्पन्न होगा, क्योंकि कोई भी जो है शॉर्ट सर्किटेड जो है सर्किट बनेगा तो उस कंडीशन में जो है आपका जो हीट जो है वो एच जो है उत्पन्न होता है, वो I² जो फार्मूला है उसके हिसाब से जो है हीट उत्पन्न होता है। तो जो अधिक ठोस पीस रहता है तो उसमें जो है अधिक हीट की उत्पत्ति होगा, इसलिए जो है कोर को लैमिनेटेड कर दिया जाता है जिससे कि आपको जो है एडी करंट कम हो। तो सही आंसर जो है आपका इसका जो है डी है। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए जो है आर्मेचर कोर को जो है लैमिनेटेड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए, व्हाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी जनरेटर इज वेरी लो। आर्मेचर डीसी जनरेटर का जो है आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो है बहुत कम जो है क्यों होता है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है रिड्यूस आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट को कम करने के लिए देखिए अगर रेजिस्टेंस जो है बहुत कम कर दीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि उसका जो है आपका रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगा। यह जो है आपका आंसर सही नहीं है। रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, देखिए हाँ यह आपका जो है सटीक आंसर है। रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है कि जितना ज़्यादा आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध रहेगा, आर्मेचर का जो है आपका जितना ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा, आर्मेचर प्रतिरोध को RA से सूचित करते हैं, ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस को RA से सूचित करते हैं। तो आर्मेचर का प्रतिरोध अगर कम रहेगा तो आपका जो है वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, क्योंकि आप पढ़े हैं VD जो होता है वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो IA/RA होता है। यह डिपेंड करता है कि आपका जो है कितना जो है उसका आर्मेचर का जो है रेजिस्टेंस है, इस पर में डिपेंड करता है। तो अगर कम रेजिस्टेंस रहेगा तो आपका कम वोल्टेज ड्रॉप होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तो ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो आपका जो है सही आंसर जो है इसमें बी है, इसको याद रखिए, बी सही आंसर है। उसके बाद आपका 23 में है, व्हाई द डीसी जनरेटर शुड रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। डीसी जनरेटर को जो है घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। देखिए ए में है प्रोटेक्ट ब्रश फ्रॉम डैमेज। देखिए यह आपका सही लॉजिक नहीं है,
क्योंकि आप सही सीधा चलाइए या उल्टा चलाइए, उससे जो है ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है, ब्रश जो है डैमेज नहीं होता है, आवश्यकता हो सकता है। तो ये सही आंसर नहीं है, वो ब्रश उससे जो है नहीं टूटता है। उसके बाद प्रोटेक्ट द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, हाँ यह जो है आपका सही आंसर है। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबकत्व, जैसे ही आप जो है अगर इसको क्लॉकवाइज में अगर चलना है और एंटी क्लॉकवाइज में चला दिए तो आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो है समाप्त हो जाएगा। कोई भी डीसी जनरेटर जो आपका सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, और उसको अगर उल्टा डायरेक्शन में चलाइएगा तो उसका अवशिष्ट चुंबकत्व जो है समाप्त हो जाएगा और वह आपको जो है ईएमएफ जनरेट करना बंद कर देगा। तो सही आंसर जो है आपका इसका बी है कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को बचाने के लिए जो है डीसी जनरेटर को हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाना चाहिए, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं चलाना चाहिए। तो सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर, व्हाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। बड़े डीसी जनरेटरों में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? देखिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है बड़े बड़े जनरेटर में यूज किया जाता है, और क्यों यूज किया जाता है तो आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को जो है कम करने के लिए जो है, आर्मेचर रिएक्शन के जो है इफेक्ट को जो है ख़त्म करने के लिए, कम नहीं कहिए उसको, न्यूट्रलाइज ख़त्म करने के लिए। सही आंसर जो है आपका यहाँ पर में सी आंसर होगा, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को जो है समाप्त करने के लिए जो है बड़े डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो है प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर जो है आपका इसका सी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर डीसी जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज। देखिए डीसी जनरेटर में जो है वोल्टेज का नहीं बनाने का जो है क्या कारण है? देखिए लूज ब्रश कॉन्टैक्ट, ब्रश का ढीला होने से जो है आपका वोल्टेज जनरेट नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आर्मेचर रेजिस्टेंस इज मोर, आर्मेचर रेजिस्टेंस का भी अगर ज़्यादा हो जाता है थोड़ा तो उससे भी जो है ये नहीं होगा कि वोल्टेज जनरेट नहीं होगा, वोल्टेज होगा जनरेट। आपका देखिए फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, यह जो है आपका सटीक आंसर है क्रिटिकल रेजिस्टेंस। जब ये जो है फील्ड रेजिस्टेंस जो है क्रिटिकल रेजिस्टेंस से जो है ऊपर चला जाएगा तो उस कंडीशन में आपका जो है ईएमएफ जनरेट जो है नहीं करेगा, वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा। तो आपका जो है सी जो है इसका सही आंसर है। फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। जब ये जो है फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो है आपका वोल्टेज जनरेट करना बंद कर देगा। डी में आंसर देखिए, प्राइम मूवर इज रनिंग एट अबव रेटेड स्पीड। अगर रेटेड स्पीड से प्राइम मूवर जो है ज़्यादा स्पीड में घूम रहा है तो इससे जो है वोल्टेज जनरेट करना बंद नहीं होगा, वोल्टेज जनरेट करते रहेगा, थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज जनरेट होगा। तो आपका सही आंसर जो है सी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए 26 में, व्हाट इज द नेम ऑफ जनरेटर। जनरेटर का नाम क्या है? इफ इट्स फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर। आर्मेचर के जो है पैरेलल में उसका फील्ड वाइंडिंग है तो उस जनरेटर का नाम क्या है? फील्ड वाइंडिंग जो है आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में रहता है तो वह जनरेटर जो है शंट जनरेटर कहलाता है। तो यह आपका जो है सही आंसर जो है आपका ये है, ये सही आंसर होगा। इसको शंट जनरेटर कहते हैं। और जब आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों आपस में सीरीज में रहता है तो उसको बोलते हैं सीरीज जनरेटर। तो यहाँ चूँकि दिया हुआ है कि पैरेलल में है, समानांतर में है, इसलिए ये आंसर होगा, बी आंसर आपका नहीं होगा। कंपाउंड जनरेटर में चूँकि सीरीज में भी और पैरेलल में दोनों कंडीशन रहता है तो यह भी आपका नहीं होगा। और सेल्फ एक्साइटेड देखिए, यह जो है एक्साइटेशन के आधार पर जनरेटर का प्रकार है। सेल्फ एक्साइटेड हो, सेपरेटली एक्साइटेड हो, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट टाइप का हो, तो यह जो है एक प्रकार है उसका। तो यहाँ पर में जो है सही आंसर जो है आपका ए होगा, इसको ये याद रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोल शू इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? आप पहले क्वेश्चन में आपको जो है हम पोल शू के बारे में बताए हैं। तो यह पोल शू जो होता है, यह पोल शू का जो है आकार आप देख चुके हैं कि यह पोल शू का आकार जो है कुछ इस ढंग का रहता है, समझे। तो यह जो है भाग जो है आगे का भाग जो है आपका बड़ा रहता है, ठीक है। तो यह जो है इसमें आपका जो है फील्ड वाइंडिंग रहता है। तो यह बड़ा देने का जो है क्या मकसद है? देखिए जो अलग अलग पोल होता है, क्योंकि 2 पोल हो चाहे 4 पोल हो, तो पोल का निर्माण होने के बाद जो है उसके बाद जो है उसका जो है बीच में एयर गैप जो है बच जाता है। तो एयर गैप जो है हमारा जो स्पेस हमारा बचता है तो वह पूरे जो है चारों तरफ में जो है हमको जो एयर गैप है उस एयर गैप में जो है हमारा फ्लक्स को जो है बराबर बराबर चारों तरफ में फैलाने के लिए हम लोग जो है इस पोल शू का जो है निर्माण करते हैं। अगर यह पोल शू नहीं देते हैं तो हमारा इतना ही एरिया तक के जो है, यही एरिया तक के जो है हमारा
फ्लक्स जो है रहेगा। ऐसे यह पोल हम इतना बड़ा कर दिए तो यह इतना एरिया में जो है हमारा फ्लक्स जो है, तो एयर गैप को यहाँ पर में होगा स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप। एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाने के लिए हम लोग जो है पोल शू का पोल शू का प्रयोग करते हैं। पोल शू का जो है मेन जो है आपका यही रीजन है। तो डी आपका जो है इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में जो है स्प्लिट रिंग का क्या काम है। देखिए जो आपका या दो चीज़ होता है, एक कहलाता है स्लिप रिंग और एक होता है स्प्लिट रिंग। स्लिप रिंग होता है और दूसरा होता है स्प्लिट रिंग। तो स्लिप रिंग जो है कंटिन्यू होता है, एक पूरा जो है राउंड शेप में रहता है स्लिप रिंग, और स्प्लिट रिंग जो है वह जो है कटा कटा सा रहता है, वह पूरा जो है नहीं रहेगा, चाहे वो दो भाग में बटा हुआ हो। जैसे कम्यूटेटर होता है तो विभिन्न सारे भाग में जो है बहुत सारा सेगमेंट को लेकर के उसको बटा हुआ रहता है, लेकिन जो स्प्लिटिंग मुख्य रूप से जो कहा जाता है वह जो है देखिए इस टाइप से रहेगा आपका, यह दो भाग में बटा हुआ रहेगा, दो भाग में। तो दो भाग में बटा हुआ रहता है तो इसको बोलते हैं हम लोग स्प्लिट रिंग। तो एक भाग जो है हमारा प्लस का काम करता है और एक भाग जो है हमारा माइनस का काम करता है। तो इसको जो है इस ढंग से समझिए कि आपका ऑप्शन में जो दिया हुआ है, देखिए कलेक्ट्स द करेंट यूनिडायरेक्शनली, बी जो है आपका सही आंसर होगा कि एक ही दिशा में जो है हम जो है धारा को जो है प्रवाह कराने के लिए जो है हम लोग जो है इकट्ठा करने के लिए जो है हम लोग जो है इसको जो है स्प्लिट रिंग का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर जो है बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए व्हिच मटेरियल इज यूज टू मेक ब्रश इन जनरेटर। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस जो है सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रश के लिए जो है आपका बी आंसर इसका सही आंसर है, कार्बन और ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। कार्बन और ग्रेफाइट का इसलिए यूज किया जाता है कि कार्बन जो है इसका जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है ऋणात्मक होता है, और यह जो है कार्बन जब चूँकि ब्रश के रूप में जिसका भी यूज होता है तो कम्यूटेटर और ब्रश का जो है वहाँ पर घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। तो घर्षण होने की स्थिति में जो है वहाँ हीट की उत्पत्ति होती है, और हीट का उत्पत्ति होगा तो कार्बन अगर लगाया हुआ है तो कार्बन का जो है क्या होता है कि हीट होने के बाद उसका प्रतिरोध कम होता है, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप आपका नहीं होगा। इसलिए जो है कार्बन और ग्रेफाइट का जो है यूज किया जाता है। और यह चूँकि स्नेहक का काम करता है, फिसलने का भी काम करता है, कम्यूटेटर पर में जो है आसानी से जो है उसको जो है ब्रश को जो है फिसलने में मदद करता है। तो आपका सही आंसर जो है बी है। स्टील वगैरह जो है, आयरन है चाहे एल्युमिनियम है, ये सब जो है प्रयोग नहीं होता है, यह बहुत हार्ड होता है, वह उसको घिस देगा, ख़राब भी कर देगा। तो सही आंसर जो है आपका बी है, इसको याद रखिए। जो ब्रश जो है कार्बन और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है आपका देखिए 30 नंबर, इसमें है आपका कि व्हाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। आपको हम पिछले क्वेश्चन में जो है हम समझा चुके हैं कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या है, अवशिष्ट चुंबकत्व, और उसका क्या आवश्यकता है। चूँकि वोल्टेज जनरेट करने के लिए जो है डीसी जनरेटर में आपको रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का ज़रूरी है, नहीं तो वोल्टेज जनरेट नहीं हो पाएगा। और वह जो है कब जो है आपका मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाएगा, तो यह भी बताए हैं कि अगर आप उसको रिवर्स डायरेक्शन में चला देते हैं तो आपका उस कंडीशन में जो है उसका मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका सही आंसर जो है आपका डी में है। देखिए यहाँ पर में चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफन, मतलब बार बार जो है रोटेशन की दिशा जो है अक्सर बदलते हैं आप, हमेशा जो है आप रिवर्स डायरेक्शन में चला देते हैं उसको, तो जो है आपका यह जो है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म समाप्त हो जाएगा। तो आपका ए आंसर नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, क्योंकि हैवी शॉर्ट सर्किट इन लोड में शॉर्ट सर्किट होने से जो है उससे जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा। रनिंग विदाउट लोड कंटिन्यूसली, बिना लोड का भी चलता रहेगा तो उससे कुछ नहीं होगा। बिना जो है रुके हुए चल रहा है उससे, इस सब से कुछ नहीं होगा। आपका जो है डी आंसर है वो सटीक आंसर है। हम आपको पहले भी बताए हैं कि आपको उल्टा डायरेक्शन में जो है डीसी जनरेटर को जो है बार बार नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो उसका जो है अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा। क्योंकि उसका जो पोल होता है, पोल में जो है अवशिष्ट चुंबकत्व रहता है और उसी कारण से जो है वह वोल्टेज जनरेट करता है। खास करके जो आपका सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है उसमें जो है आपको अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है। तो यह जो है आपका 30 क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ, बताया हूँ। और बाकी का क्वेश्चन जो है मैं आपका इसका पार्ट 2 वाला वीडियो में जो है बताऊँगा। जानकारी जो है यह जो बताए हैं ये समझ में आता है, अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपका रिस्पांस आता है तो मैं इसका पार्ट 2 जो है वीडियो लेकर के आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।